दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं एक जबरदस्त फ्री टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं। अनअकैडमी आपके लिए एक फ्री टेस्ट का आयोजन कर रहा है 20 जनवरी मॉर्निंग 10 बजे और ये आपके जीके का होने वाला है। जी हां दोस्तों, ये जो टेस्ट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका एनालिसिस भी आपको आज शाम 3 बजे मिल जाएगा। तो यहां पर आपको जो टेस्ट है इसमें आपको 30 मिनट आपको मिलेंगे, 40 क्वेश्चन यहां पर होने वाले हैं और 40 नंबर का ये टेस्ट आपका होने वाला है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका होगा और यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर और भी टेस्ट है। यहाँ पर ग्रुप डी का एक फ्री टेस्ट है आपके 23 जनवरी को आने वाला है। इसके अलावा एनटीपीसी का एक फुल टेस्ट है आपके 24 जनवरी को यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर आपको मैं पूरा डिटेल वीडियो के एंड में बता दूंगा किस प्रकार से आपको यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका लिंक दिया है, तो वहां से डायरेक्ट अगर आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और रेफरल कोड में आपसे मांगेगा अनलॉक कोड। तो यहाँ पर आप खेमराज 10 है, इसका इस्तेमाल करेंगे खेमराज 10 का, तो आपके लिए टेस्ट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट देके दिखाऊंगा किस प्रकार आपको देना है, तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम करेंगे रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 में जो पूछे हुए क्वेश्चंस थे उसका पार्ट नंबर 118, पार्ट नंबर 117 डाले हुए 3 से 4 दिन हो गए और आपके कमेंट आते हैं सर इस सीरीज को कंप्लीट करा दीजिए। अब देखिए बीच में जो अपने साइंस का सिलेबस चल रहा है उसकी सीरीज भी कंटिन्यू करानी पड़ती है और ये आपके जो प्रीवियसर सीरीज है उसको, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो प्रीवियसर सीरीज है ना इसको सप्ते में 2 वीडियो डाल दिए जाए, क्योंकि देखिए ज़्यादा नहीं है, 135 टोटल है तो 118 तो हो गए हैं। और इनकी जो पीडीएफ है ना गाइस, जो यहाँ पर जो समस्या है ना वो ये है कि टाइम मिल नहीं पा रहा है, इसलिए इनके आंसर टिक करने में प्रॉब्लम है। तो अगर आप ये चाहते हो कि ये जो पीडीएफ है 80 तक की, तो मैंने पीडीएफ अवेलेबल करा दी वेबसाइट पे, तो 80 से आगे की जो पीडीएफ है आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट लेनी है लेकिन उनमें आंसर टिक नहीं कर रखे हैं तो मैं इधर आई बटन पे इधर पोल डाल दूंगा, आप मेरे को वो जो पोल है उसे बता देना, है ना गाइस। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए इस वजह से जो आंसर है वो यहाँ पर टिक नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके रिक्वेस्ट पर न्यूमेरिकल सीरीज भी जल्दी शुरू हो सकती है, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है। हालांकि दोस्तों मैं न्यूमेरिकल बहुत सारे ऑलरेडी करा चुका हूं और टॉपिक वाइज भी करा रखे हैं और प्रीवियस सीरीज है, इस पे भी आपको फायदा मिल रहा होगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर मैंने टॉपिक वाइज करा रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर एक बार जो न्यूमेरिकल है वो एग्जाम से पहले करवा दूंगा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे करते रहेंगे। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम करेंगे 11/12/2018 की सेकंड शिफ्ट में जो भी साइंस के 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने पार्ट नंबर 117 किया था ना, उसमें 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे आपके लिए और आप में से किसी ने भी उसका आंसर नहीं दिया था। चलिए कोई बात नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं हो तो पहले जो 2 क्वेश्चन थे उनको मैं आपके सामने करता हूं और फिर पार्ट नंबर 118 के जो भी 25 क्वेश्चन हैं उनको यहां पर हम करते हैं। नंबर 117 के जो लास्ट के क्वेश्चन थे 24 और 25 ये आपको मैंने करने के लिए दिए थे। चलिए देखते हैं दोनों प्रश्नों को। देखिए पहला जो प्रश्न है यहाँ पर ये बोल रहा है कि लंबवत लटका हुआ एक तार है उसको हमने लटका रखा है, ठीक है, और उसका जो निचला सिरा है उसमें 200 न्यूटन का वजन हमने बांध रखा है। मान लीजिए कोई तार हमने किसी कील गाड़ रखी है और उस कील की सहायता से हमने यहाँ पर 200 न्यूटन का क्या लगा रखा है, एक आपके वजन बांध रखा है, ठीक है। आपसे पूछा गया है यदि यह तार 1 मिलीमीटर तना हुआ है, मतलब यहाँ पर जो तार है ना जिसमें स्ट्रेच हो रहा है, जो खिंचाव हो रहा है ना वो 1 मिलीमीटर, मतलब जितना भी लंबा तार है ना उसमें से 1 मिलीमीटर तार पर क्या हो रहा है, स्ट्रेच पड़ रहा है, मतलब वो तन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस तार में संग्रहित जो प्रत्यास्थ ऊर्जा है वो ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या होती है, प्रत्यास्थ ऊर्जा का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है ना तो उसमें क्या होता है, गुण होता है जिसे बोलते हैं इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यास्थता। वो क्या करता है, वो एक करता है कि उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। तो यहां पर जो स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने वाली जो ऊर्जा होती है ना उसे बोलते हैं प्रत्यास्थ ऊर्जा। तो देखिए जो प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है ना वो आपके देखिए यहाँ पर लंबाई चेंज हो रही है तो यहाँ पर जो होगी आपके mgh के बराबर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ना आपको चाहिए m का मान, यहाँ पर चाहिए g का मान और यहाँ पर चाहिए हाइट का मान। तो देखिए आपको पता होगा कि जो आपका भार होता है ना ये आपके न्यूटन होता है, वो भार का मात्रक होता है और w बराबर क्या होता है mg। तो ऑलरेडी आपको mg का मान तो दिया हुआ है और हाइट चाहिए, तो हाइट आपको दिए देखो 1 मिलीमीटर, लेकिन ध्यान रखना 1 मिलीमीटर नहीं लेंगे। जब भी कोई वस्तु होती है उसके ऊपर भार लटकाया जाता है ना तो जो वहां पर जो भार काम करता है ना बिल्कुल उसके सेंटर पे काम करता है, इसलिए ऐसी स्थिति में लंबाई हम इसे क्या लेते हैं आधी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा
mgh। अब m का मान क्या हो जाएगा, m का मान है 200 और h क्या आ जाएगी 1 मिलीमीटर ना करके आ जाएगी a यानी कि आपका आधी मिलीमीटर। तो मिलीमीटर कैसे लिखते हैं 10 की पावर माइनस का 3 और यहाँ पर भाग लगाएंगे 2 का, क्योंकि 1/2 करेंगे, 2 से 2 गया तो यहाँ बच गया 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो ये है 10 की पावर 2, ये क्या 10 की पावर माइनस 3, यानी कि यहाँ पर बचेगा 10 की पावर माइनस 1 और 10 की पावर माइनस 1 का मतलब होता है कि 0.1। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.1 जूल इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऊर्जा है उसका जो मात्रक होता है यहाँ पर जूल में होता है। अगला जो प्रश्न था वो ये था कि एक स्प्रिंग में एक स्थिर बल है जो 10 न्यूटन प्रति मीटर के प्रारंभिक खिंचाव है, इस पे 0.20 मीटर है। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा दूं, ये जो क्वेश्चन है ऐसे कह रहा है एक स्प्रिंग है ना, और उसका देखिए स्प्रिंग नियतांक है आपको दिया गया है के है। हमको कैसे पता लगेगा कि स्प्रिंग नियतांक है, आपको उसका मात्रक पता होना चाहिए। स्प्रिंग नियतांक होता है ना, उसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर और वही आपको दिया गया है। भाई एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग नियतांक कह नहीं रखा, लेकिन इनडायरेक्टली आपको बोला गया स्थिर बल लग रहा है और स्थिर बल होता है ना, ये आपका स्प्रिंग नियतांक होता है के का मान आपको दिया गया है 10 न्यूटन पर मीटर। आगे बोला गया है यदि इसमें प्रारंभिक खिंचाव जो है वो आपका 0.20 मीटर है। अब हम इस खिंचाव को 0.25 मीटर करना चाहते हैं, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, इसकी स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वो ज्ञात कीजिए। गाइज ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना हमेशा आपको कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा दी गई है, ठीक है, और आप सोच रहे होंगे सर स्थितिज ऊर्जा कैसे निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप सोच रहे हैं सर हमको हाइट तो ही नहीं रखी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि जो स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जो आपका होता है 1/2 kx²। मैं आपको पहले करा चुका हूँ ये जो फॉर्मूला है वो। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस 1/2 kx² को रखेंगे तो यहाँ पर दो स्थिति दी हुई है, पहला जब 0.20 मीटर है और दूसरा जब 0.25 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम देखिए क्या करेंगे, हम छोटा सा काम करेंगे भाई, एक जब 0.25 है तब क्या है और जब 0.20 है तब, और दोनों घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1/2 kx1² माइनस 1/2 kx2², ऐसे करेंगे। तो 1/2 k का मान आपके सामने 10 है, x1 है आपका, देखिए बाद में कितना हो गया 0.25, क्योंकि बड़े में छोटा कर डालेंगे तो 0.25 इसका स्क्वायर माइनस 1/2 और यहाँ पर है 10 इंटू यहाँ पर पहले कितना दिया गया है 0.20, 0.20 और इसका स्क्वायर करेंगे। और गाइज इसको आप हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1 जूल। आप इसको हल कर चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 है, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह है अपना पार्ट नंबर 118। इसका जो पहला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के शरीर को जड़, तना और पत्ती में विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए टेरिडोफाइटा जो होते हैं ना, उनमें क्या होते हैं संवहन ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है, संवहन टिश्यू पाए जाते हैं। और इनमें क्या होता है आपका जो पौधा होता है वो आपके जड़, तना और पत्ती में क्या होता है विभाजित होता है, मतलब स्टेम, लीव और आपका रूट तीनों में विभाजित होता है। तो इनका जो एग्जाम्पल है वो आपका है मार्सिलिया, है ना। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 2 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। जो प्रश्न है वो ये है यदि एक वस्तु अवतल दर्पण व इसके फोकस के बीच रखी गई है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ऑलरेडी मैं आपको जो दर्पण प्रतिबिंब है और जो लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब है वो यहाँ पर करा चुका हूँ। तो देखिए आपको बोला गया है कि अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण कैसा होता है आपको मैंने पहले बता दिया है, दो प्रकार के दर्पण होते हैं। एक तो एक शेप होता है वो इस प्रकार से होता है और बाहर की तरफ से पॉलिश होती है। एक होता है इस प्रकार से, इसमें क्या होता है कि यहाँ आपके इधर की ओर पॉलिश कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपके दर्पण होते हैं ना, ये वाला दर्पण होता है आपका, होता है इसे बोलते हैं उत्तल, ठीक है, यानी कि कॉन्वेक्स, और ये वाला होता है इसे बोलते हैं अवतल यानी कि कॉनकेव। तो इसमें होता क्या है, कॉनकेव की बात कर रहा है, अवतल की बात कर रहा है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जब वस्तु को हमने क्या रख दिया, ये आपका क्या है अवतल दर्पण है, ये इसका क्या है ध्रुव पोल इसको बोलते हैं, यहाँ पर आ जाएगा P। यहाँ पर होता है, यहाँ पर इसका होता है फोकस और यहाँ पर होता है इसका आपका वक्रता केंद्र यानी कि C। बोला गया कि वस्तु रखी गई है जो आपका अवतल दर्पण है, मतलब ये दर्पण है ना, इस दर्पण और फोकस के बीच यहाँ पर कहीं हमने वस्तु रख दी है। तो यहाँ पर अगर वस्तु को रखेंगे तो यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो देखिए यहाँ से ये वस्तु जाएगी, इसकी जो प्रकाश किरण वो यहाँ से गुजरेगी। दूसरी या अगर यहाँ पर अगर इसके फोकस पर अगर वस्तु को आपतित करते हैं इसके ध्रुव पर तो वो निकलेगी इधर से, लेकिन अगर वो पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर पीछे की ओर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे की ओर और ये होता है आपका आभासी, क्या
कैसा होता है, आभासी व सीधा, इसलिए पूछा गया है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा आपका आभासी व सीधा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि लेड नाइट्रेट होता है, अगर उसका तापीय अपघटन कराया जाता है तो यहाँ पर क्या बनता है। तो देखिए लेड नाइट्रेट, पहले तो बात करते हैं इसका फॉर्मूला होता क्या है। तो लेड होता है Pb और Pb होता है +2 और नाइट्रेट होता है NO3 तो इनका जो फॉर्मूला होगा ना वो होगा आपका PbNO3 और 2। अगर हम क्या कराते हैं, तापीय अपघटन कराते हैं, मतलब अगर इसका अधिक ताप पर गर्म करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए क्या बनता है, यहाँ पर बनता है, एक तो बनता है लेड का ऑक्साइड यानी कि PbO प्लस यहाँ पर बनता है ऑक्सीजन O2 प्लस यहाँ बनेगा नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो ये यहाँ पर बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर संतुलित कर लेते हैं, यहाँ पर 2 Pb लेते हैं, यहाँ पर 2 Pb और इस प्रकार से ये यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 6 आपका आ जाएगा 4NO2। तो इस प्रकार से संतुलित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये यहाँ पर बनने वाला है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि 1 पास्कल है वो किसके बराबर होता है। तो देखिए पास्कल है, आपको ये पता होना चाहिए कि पास्कल होता है वो यूनिट किसकी होता है। देखिए पास्कल होती है ना वो आपके प्रेशर यानी कि दाब की यूनिट होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं और मैं आपको यही बताता हूँ कि आपको ना इनके बेसिक फॉर्मूले पते होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर इनको हल कर सकते हैं। देखिए अब दाब का पता लग गया भाई, जो पास्कल होता है वो दाब का मात्रक होता है प्रेशर का, तो हमको ये पता होना चाहिए कि दाब होता क्या है। तो दाब क्या होता है, P बराबर होता है F/A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है उसे बोलते हैं आपका प्रेशर यानी कि दाब। अब देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन और एरिया यानी कि क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे कि आपका जो पास्कल है उसे हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन में आप देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पितामह किसे कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लालजी सिंह जो है भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट है उसके क्या माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मैं सही कर लेता हूँ, मैंने सही कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ना इसमें थोड़ी सी आपको लैंग्वेज अटपटी लग रही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना जो आपके आपका जो सिद्धांत दिया गया था गैसों का अणुगति सिद्धांत, उसके बारे में स्टेटमेंट है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, मैं आपको इजी भाषा में समझाता हूँ। देखिए आपको बोला कि गैस का जो अणुगतिक सिद्धांत है उसके आधार पर यदि ताप में वृद्धि की जाती है तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। यहां पर जो लैंग्वेज है ना थोड़ी सी आपको अजीब से लगेगी, लेकिन इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा कि यदि आपके जो गैस हैं अगर उनका टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाता है तो यहां पर सबसे संभावित गति जो होती है ना उसके साथ अणु जो होते हैं उनका अंश बढ़ जाता है। मतलब क्या होता है कि जो अधिकतर इसके कण होते हैं ना उनकी क्या हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसी पूछी गई थी पेपर में वैसे की वैसी मैंने आपके सामने टाइप की है, जिससे आपको पता लगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये देखिए, इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा। देखिए ये जो प्रश्न इसमें पूछा गया है, किसी पिंड पर कार्य तब ही किया जाता है जब, देखिए या तो इस क्वेश्चन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। देखिए क्यों, आप खुद यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई किसी पिंड पर कार्य तब किया जा सकता है जब, देखिए कार्य क्या होता है, कार्य होता है W बराबर F इंटू एस, या बोलेंगे FS को सीटा, यानी कि फोर्स होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप ऑप्शन नंबर सेकंड देखेंगे तो यहां पर पता लगेगा कि इस पर कोई कंबल कार्य करता है तब जाकर, दूसरा इसमें विस्थापन होता है तब जाकर, और तीसरा भी इससे मिलता जुलता ही है कि भाई इसमें क्या हो, निश्चित दूरी के माध्यम से यह आगे बढ़ता है, वही मतलब इसमें विस्थापन हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है कि किसी पिंड पर कार्य तब ही किया जाता है जब, बताइए। तो यहां पर हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है उसको नेग्लेक्ट कर दिया हो, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं यहां पर थोड़े गलत से लग रहे हैं। लेकिन यहां पर जो आंसर माना था ना, जो आंसर की आई थी रेलवे की तरफ से, उसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट को यहां पर सही माना था। यहां पर बोला गया कि एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करना। मतलब क्या है कि बाहर से अगर यांत्रिक ऊर्जा दें उस पिंड को और अगर उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाए तो हम कहेंगे कार्य किया जाएगा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो कार्य जो है उस पर बैठता नहीं है, कार्य की जो परिभाषा है उसके अनुसार सही नहीं है मेरे अनुसार। इसलिए मैं मानूंगा कि ये जो क्वेश्चन है हो सकता है कि इसको बाद में रेलवे ने नेग्लेक्ट कर दिया हो। चलिए अगला जो प्रश्न है वो उसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये कि एक कार की चाल
5 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 54 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो बात करते हैं कि त्वरण होता क्या है, एक्सेलरेशन होता क्या है। तो देखिए त्वरण होता है a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर होती है ना, उसे बोलते हैं हम त्वरण। तो देखिए अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर देखिए बात हो रही है सेकंड की, यानी कि अगर टाइम है आपको सेकंड में दिया गया है तो सीधी सी बात है जो आपकी स्पीड है ना उसको भी हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करनी पड़ेगी, ना कि किलोमीटर प्रति घंटे में ही रखेंगे। तो पहले देखिए हम चेंज करते हैं, जो आपका 36 है तो देखिए कैसे चेंज करते हैं। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। तो 18 × 2 यहाँ पर आ जाएगा 10, और दूसरा हल करते हैं तो 54 × 5/18, तो 18 × 3 और 5 × 15, तो जो स्पीड आ गई वो आ गई 15 और 10। तो देखिए जो आपका a होता है वो क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, तो 15 माइनस 10 और t कितना दिया गया है 5, तो यहाँ पर जाएगा 5/5 = 1, यानी कि आंसर जो आएगा आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो आपका एक्सेलरेशन है उसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इसलिए जो आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोफीलिया क्या है। तो देखिए हीमोफीलिया है ना एक प्रकार का जेनेटिक्स रोग होता है। जेनेटिक्स क्या होते हैं, ऐसे रोग जो माता पिता से अपने जो नई संतति होती है, नई पीढ़ी होती है ना, उसमें क्या होते हैं आपके एंटर कर जाते हैं, है ना। जैसे और भी होते हैं वर्णांधता, इसको कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, ये भी आपका क्या होता है, एक जेनेटिक्स रोग होता है। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर आपका जो ब्लड है अगर वो कट जाता है, मान लीजिए आपका शरीर पे कहीं चोट लग जाती है ना, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये बीमारी होती है उसे बोलते हैं हीमोफीलिया, यानी कि रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले जो जीन होते हैं उनकी अनुपस्थिति हो जाती है, और इस कारण से वहां पर अगर आपकी चोट लग जाती है तो यहां पर आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है। इस बीमारी को बोलते हैं हीमोफीलिया। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त यौगिक है। यहां पर एक फोटो यहां पर मैं इंसर्ट करता हूं जो आपके पूछी गई थी। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त यौगिक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं संतृप्त और असंतृप्त यौगिक होते क्या हैं। देखिए संतृप्त जिनको बोलते हैं सैचुरेटेड, तो देखो सैचुरेटेड क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, उन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त। और असंतृप्त क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उन्हें बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, और गाइस आंसर क्या आपके सामने मैंने यहाँ पर दिखा दी है। इस आंसर की को देखकर ही मैं आपके सामने टाइपिंग करता हूँ हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं, उनमें सारे में आपके सिंगल बॉन्ड दिए गए हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना, इसमें यहाँ पर देखेंगे आप ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है, इसलिए ये क्या है आपका एक असंतृप्त यौगिक है, यानी कि अनसैचुरेटेड आपका यौगिक है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना वो आपका IUPAC प्रणाली का है, और बहुत ही जल्दी हमारी जो केमिस्ट्री क्लासेस हैं बिल्कुल 0 लेवल से वो शुरू होंगी। 3-4 क्लासेस फिजिक्स की बाकी है, उनको कराने के बाद हम जो आपकी केमिस्ट्री है उसको बहुत ही शानदार तरीके से कराने वाले हैं। तो मैं आपको IUPAC यहाँ पर पढ़ाऊंगा शुरुआत में ही, शुरू की क्लासेज में ही। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको बता दूं कि आइसोब्यूटेन का मतलब, आइसो शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए तो आइसो का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ऐसे कोई कार्बन है, ये कोई कार्बन समूह है, तो अगर यहाँ पर ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये आपका कार्बन समूह है, तो अगर यहाँ पर एक प्रतिस्थापी के रूप में नीचे की ओर ऐसे कनेक्ट कर देते हैं ना, तो इस समूह को बोलते हैं आइसो। ठीक है, इसे बोलते हैं आइसो, और ये आपका आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला ही है। देखिए आप इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन है, और 3 दूनी 6, 3 और 3 आपके हो जाएंगे, देखिए 3 3 दूनी 6, 3 3 9 और 1 10 कार्बन, यानी कि C4H10 इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। अब एक होता है नियो। नियो का मतलब क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पर देखिए ये आपका एक ग्रुप है, कोई भी मान लीजिए कार्बन है, तो अगर इस कार्बन में जैसे ये नॉर्मली ये चल रहा है, अगर एक ऊपर ऐसे लगा दें और एक नीचे ऐसे लगा दें, है ना, तो इस प्रकार के जो आपके ग्रुप होते हैं उनको बोलते हैं नियो, है ना। तो ये आपको मैं आगे बताऊंगा जब IUPAC पढ़ाऊंगा, तब रूढ़ पद्धति होती है उसके आधार पर आपके नामकरण किए जाते हैं। चलिए
अगला जो प्रश्न है बड़ा सिंपल सा है कि एक पदार्थ की जो घनत्व है, डेंसिटी है, उसको यहाँ पर कैसे आपका परिभाषित किया जाता है। तो देखिए डेंसिटी होती है ना, वो आपकी होती है मास बटे वॉल्यूम। बड़ा सिंपल सा है, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन जो होता है, यानी कि द्रव्यमान प्रति आयतन, ये आपका कहलाता है आपका डेंसिटी यानी घनत्व। और गाइज आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस का लेवल है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपके अंतिम शिफ्ट के हैं। और जो ग्रुप डी भर्ती 2018 जो पेपर हुआ था ना, उसमें अंत की शिफ्ट जो थी वो आपके बहुत ही शानदार लेवल आया था। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस का लेवल है यहाँ पर कैसा है, और आप पूछते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है ग्रुप डी में, तो आप जो ये सीरीज इसको पूरा देख सकते हैं, बहुत ही आपके शानदार है और बहुत ही आपके काम आने वाली है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि जिस आधार पर फूल के हिस्से उपस्थित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। मतलब जिस बेस पर आपका जो फूल होता है ना, फूल के जो हिस्से होते हैं, है ना, जैसे आपका अंडवाहिनी है या आपका जो भी बहुत सारे भाग होते हैं, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होते हैं, वो आपके स्थित होते हैं। तो उस भाग को क्या बोलते हैं, जिस बेस पर वो स्थित होते हैं, तो उसे बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं उसको? पुष्प आसन। नाम से ही लग रहा है पुष्प आसन, यानी कि फूल का आसन, ठीक है, बैठने का, ठीक है। संदेह विचित कर दिया आपके सामने। ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है आपका पीरियोडिक टेबल के ऊपर है। पीरियोडिक टेबल भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करवाएंगे। तो देखिए आपको बोला कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं, वो किस ब्लॉक में आते हैं। तो इसकी अधिक जानकारी के लिए मैं आपको स्क्रीन पर पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूं, जिससे आपको चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएंगी। तो ये है आधुनिक आवर्त सारणी। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो आपका वर्ग संख्या 1 और 2 है आपको दिख रहे हैं, ये इनको बोलते हैं आपका एस ब्लॉक के एलिमेंट। यहाँ पर जो आपके 13 से लेकर जो 18 होते हैं इनको बोलते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट। यहाँ पर जो आपके 3 से लेकर जो 12 होते हैं इन्हें बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। और यहाँ पर अगर नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपके लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। ये पूछा गया था कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं वो किस ब्लॉक में आते हैं, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका जाएगा एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर ये है कि सोडियम क्लोराइड जो होता है साधारण नमक यानी कि NaCl, अगर उसमें अमोनियम क्लोराइड मिल गया तो उसको हम अलग कैसे करेंगे। तो देखिए आपका केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसमें आपके पृथक्करण की विधियां हैं, उनको हम आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज यहाँ पर मिल रही होगी जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड है ना, यह आपका इसमें पाया जाता है ऊर्ध्वपातन गुण। अब देखिए ऊर्ध्वपातन होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक होता है कपूर, एक होता है नौसादर। तो सोडियम क्लोराइड वो आपका अमोनियम क्लोराइड है ना, ये आपका नौसादर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें क्या होता है, जब इनको गर्म किया जाता है ना तो ये ठोस से सीधे कन्वर्ट हो जाते हैं गैस के अंदर। ऐसे पदार्थों के जो गुण होते हैं उनको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन का गुण। तो यहाँ पर अगर सोडियम क्लोराइड है उसमें अगर हम अमोनियम क्लोराइड मिल गया तो इसको हम ऊर्ध्वपातन की विधि से क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर यह है कि बडिंग की प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन की कोशिकाओं में किस में होता है। मतलब किस में आपका जो बडिंग होता है ना, बडिंग का मतलब होता है मुकुलन इसको कहते हैं। तो बडिंग के द्वारा किस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हाइड्रा। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से दिखा देता हूं कि कैसे आपका होता है। तो हाइड्रा में होता क्या है कि यहाँ पर देखिए जो आपका ये मूल पौधा है ना, इसमें क्या होता है कि छोटा सा अवशेष उत्पन्न हो जाता है और ये आपके वृद्धि करते करते, विकास करते करते एक नए पौधे का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आपका जो हाइड्रा है उसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन के द्वारा आपका एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है और इसे बोलते हैं बडिंग, यानी कि हिंदी में बोले इसको बोलते हैं मुकुलन विधि। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि किस में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। तो देखिए पहले बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संयोजकता का निर्धारण करते हैं। मतलब किसी एलिमेंट होते हैं उसके अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के पास कुल इलेक्ट्रॉन है 11, अगर इसका इलेक्ट्रॉन में लिखा जाता है 2 8 1, तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना 1, ये उसकी कहलाती है संयोजकता। तो इसके आधार पर जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उन्हें बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आपको बोला गया है कि एक ओर से दूसरी ओर जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि कैसे होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर जो आवर्त होते हैं ना, पीरियड जो होते हैं, अगर उनमें लेफ्ट से बाईं ओर से अगर दाईं ओर जाया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, वृद्धि होती है। आपके वर्ग 1 में 1 होते हैं अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन, वर्ग 2 होते हैं, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8 होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका आ जाना चाहिए पीरियड, लेकिन पीरियड आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर स्तंभ है, कॉलम है,
इसका राइट आंसर होगा। लेकिन पंक्ति भी सेम मिली हुई है, मतलब इस क्वेश्चन में ना जो ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं। क्योंकि देखिए जो ग्रुप होता है ना वही आपका वर्ग होता है, स्तंभ होता है ना वही आपका पंक्ति होता है, लेकिन इसका आंसर आ जाएगा आवर्त यानी कि पीरियड। चलिए अगला जो प्रश्न है या आपके लिए, इसको आपको करना है। देखिए जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि 2 मीटर, आपको समझ देता हूँ, 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक गेंद है, ये जो गेंद है वो आपके चल रही है 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, और ये चलती चलती एक दूसरी गेंद है ना, स्थिर, जिसका वेग क्या है 0 है, और इसका द्रव्यमान क्या है, इससे दुगना है, मतलब इसका m है तो इसका क्या है 2m है। इससे टकराती है और टकराने के बाद आपको ज्ञात करना है दोनों का वेग क्या है, मतलब जो संयुक्त वेग है ना, किस वेग से आगे बढ़ेंगी वो आपको ज्ञात करना है। आगे आपको दिया गया है कि इसका जो पुनर्स्थापन गुणांक है वो 0.5 दे रखा है, तो आप यहाँ पर इसका आंसर बता देना आपका कमेंट करके। चलिए अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर ये है, निम्नलिखित में से कौन से क्षार में क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता। तो देखिए क्रिस्टलीकरण जल का मतलब क्या होता है कि आपका जो सूत्र लिखा जाता है ना उसमें जो जल के अणु होते हैं ना उनको ही हम बोलते हैं क्रिस्टलीकरण जल। तो देखिए आपका वाशिंग सोडा होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 पॉइंट आपका 10H2, ठीक है, आपका ये फॉर्मूला होता है। जिप्सम जो होता है इसका सूत्र होता है आपका CaSO4.2H2, ठीक है। आपका जो बेकिंग सोडा होता है इसका सूत्र होता है NaHCO3, और आपका ब्लू विट्रियल होता है इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं NaHCO3 होता है यानी कि बेकिंग सोडा, इसमें क्या होते हैं किसी प्रकार से क्रिस्टलन जल नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाइयाँ समान नहीं है, मतलब ऐसा यूनिट होती हैं वो आपके अलग अलग हैं, मतलब समान नहीं है। देखिए चाल और वेग की बात करें तो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों की जो आपका जो मात्रक होता है आपका होता है मीटर पर सेकंड। दूसरा है दूरी और विस्थापन, दूरी विस्थापन दोनों क्या होता है मीटर। तीसरा है संवेग और बल, तो संवेग क्या होता है, संवेग होता है P बराबर mv, यानी कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है आपका संवेग यानी कि मोमेंटम। तो देखिए यहाँ पर m क्या होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है संवेग का, मोमेंटम का, और बल का आप जानते हैं होता है न्यूटन। तो ये ऑप्शन नंबर 3 है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। इनकी जो ऐसा यूनिट है आपके सेम नहीं है, जबकि आपका एक्सेलरेशन है चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, दोनों का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर यह है कि 150 ग्राम जल में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना 150 ग्राम जल, इसको मैं सही कर लेता हूँ। चलिए तो अब इसको मैंने सही कर लिया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया कि 150 ग्राम जो जल है उसमें 50 ग्राम चीनी घुली हुई है, तो द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में इसका द्रव्यमान आपका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना उसमें अगर आयतन दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो, तो ऐसे प्रश्नों को हम करते हैं। अगर द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाता है तो उसका सूत्र होता है कि भाई विलेय का भार बटे विलयन का भार, ठीक है। तो देखिए विलेय क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो आपका घुलता है। तो देखिए चीनी घुलेगी या पानी, तो आप जानते हैं चीनी, तो उसका भार आपको दे रखा है 50 ग्राम, बटे विलयन क्या होता है विलेय प्लस विलायक, यानी कि 150 प्लस 50 यानी कितना हो गया 200, और प्रतिशत पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से इसको काटेंगे 2 बार तो 50 बटे 2 यानी कि 25%, 25% है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है कि कौन सा पादप उत्तक है वो कोशिका विभाजन के दौरान नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, यानी कि कौन सा आपका टिश्यू है जिसमें कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है। तो चलिए चारों क्वेश्चन है इनके बारे में आपको मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल बताता हूँ। देखिए पेरेन्काइमा ऐसा टिश्यू होता है जिसमें क्या होता है अंतर कोशीय स्थान पाया जाता है। दूसरा आता है कोलेनकाइमा, ये जो उत्तक होता है आपके पेड़ पौधों में जो आपका लचीलापन है ना, लचीलापन उसके लिए क्या होता है जिम्मेदार होता है। एक आपका होता है जो आपका होता है स्क्लेरेन्काइमा, इसको स्क्लेरेन्काइमा होता है आपके पेड़ पौधों में कठोरता के लिए जिम्मेदार होता है, और जो नारियल होता है उसका जो छिलका होता है ना, आवरण होता है वो आपका स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का ही बना होता है। आपका है एक है जाइलम, जाइलम होता है पेड़ पौधों में जल के संवहन के लिए जिम्मेदार होता है। एक होता है फ्लोएम, जो फ्लोएम होता है पेड़ पौधों में भोजन के संवहन के लिए जिम्मेदार होता है। और आपका विभजोतक, नाम से पता लग रहा है मेरिस्मेटिक यानी कि विभाजन, तो एकमात्र आपका उत्तक जिसमें कोशिका विभाजन होता है वो आपका होता है विभजोतक, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला जो प्रश्न है बड़ा सिंपल सा है कि 20 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु है जो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। काइनेटिक एनर्जी, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है E के बराबर 1/2 mv²। देखिए 1/2 m का मान कितना है 20 किलो, और v क्या है 5 का स्क्वायर, तो 2 से ये 2 गया तो आ जाएगा 10 × 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, तो 25 × 10 बराबर क्या आ जाएगा
250 और जूल इसका मात्रा हो जाएगा ऊर्जा का, तो 250 जूल है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर बोला गया कि विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है। देखिए आपको मैंने अभी जो विद्युत वाला चैप्टर है ना उसमें ये चीज़ घट रही है, तो विद्युत वाहक बल होता है ना ये आपके सेम विभवांतर की तरह ही होता है। चलिए बात करते हैं कि इसमें क्या डिफरेंट होता है। तो देखिए विद्युत वाहक बल क्या होता है कि जो खुला परिपथ होता है ना, ओपन सर्किट जो होता है उसमें दो बिंदुओं के बीच जो आपका आवेश है, आवेश को स्थानांतरित करने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो देखिए से फिर आपको बोलेंगे सर डिफरेंट क्या होता है, तो देखिए दोनों में जो डिफरेंट होता है ना वो ये होता है, इधर मैं लेता हूँ ईएमएफ और इधर मैं आपको लेता हूँ आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। तो देखिए जो ईएमएफ होता है ना आपका होता है खुले परिपथ के लिए, किसके लिए, खुले परिपथ के लिए, ओपन सर्किट के लिए, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके होता है क्लोज सर्किट के लिए। ठीक है। दूसरा जो आपका ईएमएफ होता है विद्युत वाहक बल, उस पर प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि आप जानते हैं विभवांतर होता है V बराबर IR, इस पर जो आपका रेजिस्टेंस है उसका इफेक्ट होता है। और तीसरे ईएमएफ होता है वो आपका हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होता है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, तो विद्युत वाहक बल जो होता है ना वो आपका हो जाएगा कि किया गया कार्य किसको स्थानांतरित करने में, आवेश को, तो W/Q, ये इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन पे, तो आपको अनअकैडमी ऐप है यहाँ पर डाउनलोड करने को बोलेगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर कर लेना है। OTP वेरीफाई करने के बाद आपको बैक कर लेना है और वापस से उसी लिंक के ऊपर जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसके ऊपर क्लिक करना है। इनके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये वाला पेज आपके सामने खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है और जो वीक थर्ड है इसके ऊपर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे इधर, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे इधर बॉक्स पे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके सामने 18, 19 और 20, तो यहाँ पर देखिए मॉक टेस्ट 3 4G ये वाला आपका ओपन हो जाएगा। फिलहाल अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एनरोल का ऑप्शन आ रहा है, अब इसको एनरोल कर सकते हैं। और फिर देखिए आपके सामने जो टेस्ट है यहाँ पर जो 20 तारीख वाला ये यहाँ पर शुरू हो जाएगा। देखिए जो टेस्ट है यहाँ पर देखिए अभी टाइम बचा हुआ है, क्योंकि अभी जो वीडियो जब बना रहा हूँ तो टेस्ट शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप टेस्ट इसको दे सकते हैं। और अगर आपसे किसी प्रकार का कोड पूछा जाता है तो यहाँ पर आप खेमराज 10, ठीक है, खेमराज 10 इस्तेमाल करेंगे तो टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप इस टेस्ट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। और यहाँ पर आपकी जो रैंकिंग है ऑल ओवर इंडिया में लाइव यहाँ पर दिखाएगा कितने आपके क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, सॉल्यूशन में आपको दिखाएगा। तो इस टेस्ट को आप जरूर देख लीजिएगा। और 3 बजे इसका लाइव एनालिसिस भी आएगा, उसको भी आप देख सकते हैं, है ना। तो आपको वहाँ पर और डिटेल यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो गाइस आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो फ्री टेस्ट है उसका वीडियो मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको यहाँ पर फ्री टेस्ट देना है। तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, वहां से जो टेस्ट है इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस यहाँ पर बहुत सारा मेहनत लगता है इन वीडियो को बनाने में। तो आप ना प्लीज़ जो भी आपके दोस्त हैं रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।